आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 7 साइंस के टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता के ह्रास के कारण हैं। तो जैव विविधता के ह्रास के कारण क्या हो जाएंगे? एक तो इसमें लिखा है आवास क्षति और विखंडन, फिर अत्यधिक दोहन, सहलुप्तता होना और हस्तक्षेप। तो इसमें हमको विकल्पों में देखना कौन कौन से सही हैं। तो इसमें तो चारों ऑप्शन ही सही हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो 23 की थीम क्या थी यहाँ पे? तो ये हो जाएगी समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक वायु प्रदूषकों का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है? तो प्राथमिक वायु प्रदूषकों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है, जैसे कोल दहन हो गया, ओजोन गैस हो गई, प्रकाश संश्लेषण हो गया। तो प्राथमिक वायु प्रदूषकों में सर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, कोल दहन। फिर है अगला, किस प्रकार के प्रदूषकों के निपटान के लिए भूमि भरण लैंडफिल विधि अपनाई जाती है? तो लैंडफिल विधि किसके लिए अपनाई जा रही है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कचरे के लिए भूमि भरण या लैंडफिल विधि अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जैव आवर्धन में अजैव निम्नीकरण पदार्थों की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो जैव आवर्धन में जैव निम्नीकरण पदार्थों की मात्रा किसमें सर्वाधिक हो रही है? तो ये है तृतीयक उपभोक्ताओं में। जैसे जैसे क्रम बढ़ता जाता है वैसे वैसे जैव आवर्धन भी बढ़ता जाता है, तो तृतीयक स्तर में सर्वाधिक होती है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट सबसे खतरनाक और सबसे लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सी, रेडियोधर्मी जो अपशिष्ट हैं वो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और वो लंबे समय तक पर्यावरण में बने भी रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भोजन के घटकों को उनके कार्यों के आधार पर तालिका में व्यवस्थित किया गया है और इनमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं? तो इसमें दिया है खनिज लवण, जिसका कार्य क्या है? ये दिया है ऊर्जा प्रदान करना, तो ये इसका ऑप्शन सही नहीं है। फिर प्रोटीन शारीरिक वृद्धि और सहायक और विकास में सहायक होता है, ये भी सही है। डीएनए और आरएनए का कार्य क्या है? आनुवांशिकता में सहायक है, ये भी सही है। और विटामिन क्या कर रहा है? उपापचय नियंत्रण में सहायक होता है, तो ये भी सही। इसमें खनिज लवण का कार्य ऊर्जा प्रदान करना नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। तो ऊर्जा हमें सामान्यतः वसा, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, तो 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला 8वां क्या है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? लोहा, जिंक, सल्फर और मैग्नीज। तो इसमें लोहा भी है, जिंक भी है, मैग्नीज भी है, लेकिन सल्फर नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सल्फर। फिर निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ये भूमध्य रेखा में सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसमें भूमध्य रेखा में कैसे वन के प्रकार है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है और ऊपर की ओर जाने पे क्रम से ही घटती जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। फिर है अगला, निम्न भारत में वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया गया था? 1981 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है, केंद्रीय औषधि संस्थान भारत में कहाँ अवस्थित है? तो औषधि संस्थान कहाँ है? लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता है? तो घुलनशील नहीं कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर, ये घुलनशील नहीं है। फिर है अगला, इसमें विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील हैं, वसा में नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो विटामिन B12 जो होता है वो कोबाल्ट का सोर्स रहता है। फिर है हीमोग्लोबिन, इसमें लोहा पाया जाता है। फिर क्लोरो, तो ये देखते हैं इसी ऑप्शन किस में है? ए का दूसरा हो जाए एक। अब अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें एक में अणु दिए हैं और एक में उपस्थित तत्व दिए हैं। तो
विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है, ये हो जाएगा कोबाल्ट। फिर हीमोग्लोबिन, ये तांबे लोहे से संबंधित है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम से संबंधित है और पीतल तांबे से संबंधित है। तो ए का हो जाएगा दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो ये ऑप्शन नंबर ए में ही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम हो गया, लोहा हो गया, सोडियम हो गया। उपर्युक्त खनिजों में से कौन सा मानव शरीर में मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है। तो मांसपेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम भी आवश्यक है, लोहा भी आवश्यक और सोडियम भी आवश्यक है। तो तीनों ही सही हो जाएंगे, डी नंबर उपरोक्त सभी। फिर है अगला, दुग्ध प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो दुग्ध प्रोटीन का पाचन किससे हो रहा है, तो ये हो जाएगा रेनिन से। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है। तो कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ हो जाएगी, ये हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है, टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्ति में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो जो टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्ति होते हैं उनमें कितने क्रोमोसोम की संख्या होगी, तो ये हो जाएगा 45। तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या 1 बढ़ जाती है। तो ये बी नंबर हो जाएगा। फिर है अगला 18 नंबर का क्वेश्चन, अंडे में निम्न में से कौन सा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अंडे में प्रोटीन जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो हो जाएगा, ये एल्ब्यूमिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है, साबुन कठोर जल में क्यों काम नहीं करते हैं। तो साबुन कठोर जल में काम नहीं करते, इसका कारण क्या है, तो इसमें हो जाएगा, साबुन पानी में सफ़ेद अवक्षेप बनाता है जिसे मैल कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है अगला, जड़ता के नियम को जाना जाता है। तो जड़ता का नियम क्या है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम हो जाएगा, ये पहला नियम हो जाएगा। तो इसका क्या है कि कोई भी वस्तु पे अगर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तो अपनी पूर्व स्थिति में विद्यमान रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है, घुलनशील लवणों की उपस्थिति के कारण जल की स्थायी कठोरता के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा सही, तो इसमें ऑप्शन दिए देखिए क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो गया। तो घुलनशील लवणों की उपस्थिति के कारण जल की स्थायी कठोरता में कौन सा सही हो जाएगा, ये कैल्शियम क्लोराइड तो होता ही है, साथ में कौन सा होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। तो ये पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर है अगला, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है ए, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फिर है अगला, जड़ों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जड़ें ये भूमिगत होती हैं। फिर क्या है, ये सही है। फिर ये रंगहीन अथवा भूरे रंग की होती है। तो ये भी सही है, रंगहीन भी होती है, भूरे रंग की भी होती। फिर है अगला, इन पर नोड्स और इंटरनोड्स उपस्थित होते हैं और जड़ों में अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट उपस्थित होता है। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो भूमिगत होती हैं, ये भी सही है, रंगहीन और भूरी होती, ये भी सही है। लेकिन नोड्स और इंटरनोड्स ये तने में पाए जाते हैं, ये तने की विशेषता है, ना कि जड़ की। तो जड़ तो सीधे रहते हैं, उनमें कोई नोड्स वगैरह नहीं पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जड़ों में अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 23 का। फिर है, निम्नलिखित में से किस पादप का संवहनी तंत्र पूर्ण विकसित होता है। तो संवहनी तंत्र पूर्ण विकसित होने वाला कौन सा पादप, ये टेरिडोफाइटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो अब इसमें सुमेलित देखना है, क्या दिया है, स्तंभ जड़ें बरगद और रबर की होती, आरोही जड़ें पान और पोथोस की होती हैं और अवस्तंभ जड़ें राइजोफेरा और गन्ना की दी हैं। तो इसमें सही कौन कौन सा हो जाएगा, स्तंभ जड़ें बरगद और रबर की, ये बिल्कुल सही है, और आरोही जड़ें पान और पोथोस की, ये भी सही है। लेकिन जो अवस्तंभ जड़ें राइजोफेरा और गन्ना की बता रहा है ये गलत है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, सॉरी, इसमें अवस्तंभ जड़ें राइजोफेरा और गन्ना की भी होती हैं। तो ये तीसरा भी सही है, इसलिए इसका पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही हो जाएगा।
इसका तीसरा भी सही है, तो इसको भी माने। तो स्तंभ जड़ें हो जाएंगी बरगद रबर की, आरोही जड़ें पान पोथोस की, और स्तंभ जड़ें राइजोफेरा और गन्ना की होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? तो मत्स्य वर्ग से संबंधित कौन सा जीव हो जाएगा? तो इसमें जेली फिश है, ये भी फिश की श्रेणी में नहीं है। सिल्वर फिश है, ये भी फिश नहीं है। स्टार फिश है, ये भी फिश नहीं है। लेकिन जो डॉग फिश है वो फिश है। तो ये समुद्री जीवों में ये अंतर पाया जाता है कि जरूरी नहीं है कि जिसको फिश बोला जाए वो फिश की श्रेणी में ही आए। इसमें फिश की श्रेणी में केवल डॉग फिश है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है? जीने के छोटे छोटे टुकड़ों को जीन कहा जाता है। फिर जीन आनुवंशिकता की इकाई है। जीन लक्षणों का निर्धारण नहीं करते हैं, तो ये तो गलत दिया हुआ। जीन लक्षणों का निर्धारण बिल्कुल करते हैं। फिर एक क्या दिया, जीन शब्द को जोहानसेन ने दिया था, तो ये इसमें तीनों ही सही हैं, ये गलत है, तो ये सही इसमें हो जाएगा सी नंबर। फिर है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर गमन करती है, तो ये परिघटना क्या कहलाती है? तो ये परिघटना कहलाएगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से किस जोड़ को स्थिर जोड़ के नाम से जाना जाता है? तो स्थिर जोड़ के नाम से किसे जाना जा रहा है? ये जो रेशेदार जोड़ें होती हैं उनको स्थिर जोड़ के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, तो ये डीआरडीओ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये देखना है। तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, तो बिल्कुल सही है। तकनीकी विकास प्रतिष्ठान, रक्षा विज्ञान संगठन तथा तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय संस्थाओं को मिलाकर डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। फिर डीआरडीओ ने हल्के तेजस लड़ाकू विमानों का विकास किया है, तो ये भी सही है। फिर है, डीआरडीओ का मुख्यालय बेंगलुरु में, तो ये गलत हो जाएगा। डीआरडीओ का मुख्यालय बेंगलुरु में नहीं है, न्यू दिल्ली में है, तो 30 का डी नंबर सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में ना होके न्यू दिल्ली में है। फिर है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसकी स्थापना 1965 में हुई है, ये बोल रहा है। फिर है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसके वर्तमान निदेशक एन.एम. देसाई हैं, तो इनमें कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ए केवल 3। अब अगला क्वेश्चन है, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया था, निर्मित है, तो कोविशील्ड किसने बनाया था? इसको बनाया था ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है अगला, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के कारण नहीं होता है? तो नहीं होता है कौन सा है? तो इसमें हो गया ये टाइफाइड है, ये भी दूषित जल के कारण होता है। पीलिया है, ये भी दूषित जल के कारण होता है। और हैजा भी दूषित जल के कारण होता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है ये दूषित जल का कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। फिर अगला, एड्स के लिए जिम्मेदार वायरस किसका उदाहरण है? तो जो एड्स के लिए जिम्मेदार वायरस है वो ये उसका उदाहरण है ये रेट्रो वायरस, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगला, टिटनेस रोग को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको लॉकजा नाम से भी जाना जाता है, या लॉक जबड़ा बोल रहा है इस पर, तो लॉकजा या लॉक जबड़ा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर काली खांसी, निम्नलिखित में से कौन सा जूनोटिक रोग नहीं है? तो ऐसा रोग जो पशुओं के द्वारा नहीं फैलता है, तो इसमें हम रेबीज भी, ये भी कुत्ते के काटने से फैलता है। प्लेग है, इसका भी पशु कारक है। और सार्स है, ये कोविड-19 का जो है वो भी पशु रोग ही है। लेकिन जो म्यूकोमिर्कोसिस है ये जूनोटिक रोग नहीं है। तो ये तीनों, रेबीज, प्लेग, सॉर्स, ये तीनों ही कहीं ना कहीं इसके कारक पशु होते हैं, बाकी इसके नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, म्यूकोमिर्कोसिस हो जाएगा। फिर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। इसमें रोग दिया है और उसके कारक जीव दिए गए हैं, तो इसमें देखने कौन सा है। तो मलेरिया का क्या हो सकता है? इसमें मलेरिया किसके कारण फैल रहा है? ये हो गया, मलेरिया का कारण हो जाएगा प्रोटोजोआ। तो
ए का 4 हो जाएगा। फिर है पोलियो किसके कारण हो रहा है, तो ये वायरस के कारण होता है, पोलियो का वायरस होता है। फिर क्षय रोग का कारक क्या है, तो ये जीवाणु के कारण हो रहा है। और दाँत जो होता है ये कवक का से संबंधित है। तो मलेरिया का कारक क्या हो गया, प्रोटोजुआ हो गया। पोलियो वायरस के कारण होता है और क्षय रोग का कारक है जीवाणु है और दाँत का कारक कवक है। तो पहले का चौथा, फिर दूसरे का बी का हो जाएगा तीसरा और सी का दूसरा, डी का पहला। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो 57 का ए हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, तो अनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है इस पे, तो जैसे ये रतौंधी, ये तो है अनुवांशिक रोग। फिर है एल्बिनिज्म हो जाएगा, ये अनुवांशिक रोग, ये भी अनुवांशिक रोग है। फिर हीमोफीलिया बिल्कुल अनुवांशिक है, वर्णांधता बिल्कुल अनुवांशिक है, लेकिन जो रतौंधी है इसका कारक अनुवांशिक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले हीमोफीलिया हो जाएगा, ये तो एक अनुवांशिक रोग होता है, तो इसका बी हो जाएगा। मधुमेह कैसा होता है, तो मधुमेह का कारक है, मधुमेह है ये ये मधुमेह है, हार्मोनल विकृत विकार है। फिर सूखा रोग है, ये विटामिन की कमी से होता है। जो मिनीमाता है वो प्रदूषण से संबंधित रोग है। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला हो जाएगा और डी का चौथा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। फिर अगला, थैलीसीमिया के रोगी में निम्नलिखित में से किसका जो शरीर रहता है वो किसका संश्लेषण करने में असमर्थ हो जाता है, तो थैलीसीमिया एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें क्या होता है, इसमें जो हीमोग्लोबिन का संश्लेषण शरीर नहीं कर पाता है, जिससे ब्लड की कमी बनी रहती है और रोगी को हर महीने नए ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण उपचार में किया जाता है क्योंकि उत्सर्जन करता है, तो ये क्या उत्सर्जित करता है, ये गामा रेज उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 16 का उपयोग आमतौर पर विकिरण उपचार में किया जाता है, उत्सर्जित कर रहा है गामा रेज, तो ऑप्शन नंबर 61 का सी सही हो जाएगा। फिर है राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम कब से शुरू हुआ, तो हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम 28 जुलाई 2018 से शुरू हुआ, तो 2018 हेपेटाइटिस का है। फिर है पंख अभियान कब से शुरू हुआ, तो पंख का समय कब है, ये शुरू हो रहा है 2021 से शुरू हो रहा है। फिर है अगला क्वेश्चन है सांस अभियान में सांस का पूर्ण रूप क्या है, तो सांस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, तो ये डी नंबर है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ऑप्शन नंबर डी। फिर है विकास के स्तर और जनसंख्या की समग्र स्वास्थ्य स्थिति के सर्वोत्तम संकेतकों में से एक क्या माना जाता है, तो विकास के स्तर और जनसंख्या की समग्र स्थिति के सर्वोत्तम संकेत में माना जा रहा है एक ये जीवन प्रत्याशा दर, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, तो जो एसडीजी है, एसडीजी के लिए कौन सी संस्था है, इसके लिए है ये हो जाएगी नीति आयोग, तो नीति आयोग ही सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है। फिर है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग CSD की शुरुआत किस वर्ष की गई है, तो इसका हो जाएगा ये 1992 में शुरू की गई थी। फिर है सतत विकास के बारे में सबसे पहले व्याख्या करने वाली रिपोर्ट कौन सी थी, जो एसडीजी की सबसे पहले व्याख्या की थी वो रिपोर्ट है ब्रेटलैंड कमीशन की रिपोर्ट थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है अगला, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, तो ये तो MPPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है सुनामी चेतावनी में डार्ट का पूर्ण रूप क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेंस में भी आता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। फिर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो NDMP कब प्रारंभ की गई थी, ये प्रारंभ की गई थी 2016 में। फिर है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये राज्य की बात कर रहा है, SDMS,
इसके अध्यक्ष द्वारा अधिकतम कितने सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा 8 सदस्यों को अधिकतम नियुक्त किया जा सकता है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फिर है अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। तो एनडीआरएफ के निदेशक कौन है? तो एनडीआरएफ के निदेशक हैं ये अतुल करवाल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जा रहा है ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है जो ये चेरनोबिल 3 माइल आइसलैंड, ये जो चेरनोबिल हो गया यूएसएसआर का था उस समय जब भी ये घटना हुई थी। फिर 3 माइल आइसलैंड यूएसए में। फिर फुकुशिमा जापान। ये तीनों जो आपदाएं हुई थी किस कारण से संबंधित हैं? तो ये तीनों ही परमाणु से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है अगला, अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है कि यह वैधानिक निकाय है जिसे आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाने का जनादेश है। दूसरी, इसकी अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री करते हैं और ये आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाने, दिशा निर्देश और सर्वोत्तम प्रथाओं को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें सही कथनों का हमें चयन करना है। तो सही कथन इसमें कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें सही कथन क्या है? देखिए, वैधानिक निकाय है, ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या सही है? आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाने का जनादेश, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है भारत के गृह मंत्री अध्यक्षता करते हैं, ये गलत है। इसमें प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और तीसरा कथन भी सही है कि आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां बनाने, दिशा निर्देशों, सर्वोत्तम प्रथाओं को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 3। फिर अक्टूबर 2023 में चक्रवात ओटिस ने किस देश के तटीय क्षेत्र को प्रभावित किया था? तो ओटिस कहाँ पे आया था? यह आया था मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिसंबर 2023 में आंध्र प्रदेश के तट से टकराने वाले चक्रवात का मिचोंग नाम किसने दिया था? तो मिचोंग नाम दिया है म्यांमार में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान IPR ये कहाँ है? तो IPR अवस्थित है, ये है गांधीनगर, गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सुनामी पूछ रहा है, तो ये कहाँ है? होनोलुलु में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और भारत का चेन्नई में है। फिर है अगला, कौन सा संगठन भारत का भूस्खलन एटलस जारी करता है? तो भारत का भूस्खलन एटलस जारी करने वाला कौन सा है? ये हो जाएगा आपका, इसका सही है ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये इसरो है। तो भूस्खलन का एटलस जारी करता है इसरो। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय है, ये हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर अगला, तुर्की सीरिया भूकंप 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये कब आया था? 6 फरवरी 2023 को। सीरिया की उत्तरी सीमा के पास दक्षिणी तुर्की में रिएक्टर पैमाने में इसकी तीव्रता 7.8 थी और भूकंपीय गतिविधियों का केंद्र दक्षिण मध्य तुर्की में गंजिया टेप के पास था। तो इसका सही कथन कौन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा, सभी सही हैं। ये 6 फरवरी 2023 को आया था, ये भी सही है। और सीरिया की उत्तरी सीमा के पास दक्षिणी तुर्की में रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.8 थी और भूकंपीय गतिविधि का केंद्र मध्य तुर्की में गाजियाटेप के पास था। तो ये ऑप्शन सारे सही हैं, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के नए लॉन्च सैटेलाइट एक्सरे पोलरोमीटर का प्राथमिक उद्देश्य था? तो एक्सपोसेट का उद्देश्य क्या था? एक्सपोसेट का उद्देश्य था खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर 85 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को इसरो का महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया था? तो आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023 को। तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, 2 सितंबर 2023 को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित निम्न में से किस पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ओजोन की कमी से। तो समताप मंडल में ओजोन है, तो ओजोन की कमी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ये होता है ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो सी हो जाएगा। फिर है DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो DRDO बना है 1958 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा CSIR का सही संक्षिप्तीकरण है? तो इसका सही संक्षिप्तीकरण हो जाएगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 14 जुलाई 2023 को निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 3 किसके माध्यम से लॉन्च किया गया है? LV-M3-M4। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा? तो मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान से होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, इसकी RR कैट की आधारशिला कब रखी गई थी? तो ये 19 फरवरी 1984 हो जाएगी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये इंदौर में है। फिर है अगला, निम्नलिखित में से CSIR की पहली और एकमात्र महिला महानिदेशक कौन है? तो ये नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूची एक को सूची देशों से मेलित करना है। तो संस्थान और उसका मुख्यालय, तो इसरो का कहाँ है? बेंगलोर में। VSSC का तिरुवनंतपुरम में, TIFR का मुंबई में और NRSC का हैदराबाद में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है अगला, निम्नलिखित में से किसे भारत की स्पेस पोर्ट के रूप में जाना जाता है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 96 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से NFHS की 21 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो NFHS 2015-16 में मृत्यु दर 40.7 थी और NFHS 21 के अनुसार शिशु मृत्यु दर 35.2 है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं और इसमें कमी आई है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है अगला, NFHS 21 के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत कितना है? तो संस्थागत प्रसव कितने हो रहे हैं 2021 के NFHS के अनुसार? तो संस्थागत प्रसव वर्तमान में 88.06% हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? मतलब अजैविक घटक, जैविक घटक यहाँ कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे जैविक घटक हो जाएगा ये सूक्ष्म जीव, जलवायु हो गया, खनिज हो गया, जल हो गया, ये तीनों ही ये अजैविक घटक में शामिल है, जबकि सूक्ष्म जीव है वो जैविक घटक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है? ये संबंधित है आर्द्रभूमि स्थल मानव जनित गतिविधियों के खतरे में है, वो यह प्रदर्शित करता है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड प्रदर्शित करता है कि आर्द्रभूमि स्थल मानव जनित गतिविधियों के खतरे में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के मूल घटक है? तो पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बना है और उसके मूल घटक में क्या क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है स्वपोषी भी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं और कुछ निर्जीव भी शामिल होते हैं। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही हो जाएगा। तो ये रहा आज का यूनिट 7 साइंस का टेस्ट डिस्कशन। अगर टेस्ट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।